हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज आपको हम स्टडी कराने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। और ये हमारा मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मेटलर्जी में 2 लेक्चर यहाँ पे किया जा चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिंक का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 65.3 होता है। तो इसका जब आप कन्फिगरेशन करेंगे तो ऑर्डर कन्फिगरेशन जो होगा वो 4s2 3d10 होगा। यानी d ऑर्बिटल जो इसका है वो d ऑर्बिटल्स का जो पांचों जो ऑर्बिटल्स होता है वो पूरा फुलफिल होगा, यानी सभी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जिसके वजह से जो जिंक है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, यानी इसको मैग्नेट की ओर लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा मैग्नेट से। ठीक है, तो जिंक एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। प्रति चुंबकीय धातु है। ठीक, उसके बाद जिंक का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो इसका जब आप कन्फिगरेशन करेंगे तो कन्फिगरेशन में 4s2 3d10 आता है कन्फिगरेशन, आउटर कन्फिगरेशन। तो उस आधार पर यहाँ पे ग्रुप 12 में होगा, और 12 ग्रुप में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बी ग्रुप। तो ग्रुप हो जाएगा सेकेंड बी, और पीरियड इसका होगा 4th पीरियड। ठीक है, और ये डी ब्लॉक का मेटल्स है, और 3d सीरीज में ये मेटल्स मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद जिंक का आप इंपोर्टेंट ओर यानी महत्वपूर्ण अयस्क देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका जिंक ब्लेड, जिसको ZnS बोलते हैं, और दूसरा कैलेमाइन ZnCO3, और तीसरा जिंकाइट ZnO। इसके अलावा और भी और है इसके जिंक का जो हम बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर जिंक का एक्सट्रैक्शन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पे फ्रैंकलिनाइट 4 नंबर ZnO Fe2O3 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 5 नंबर में बिलेमाइट है Zn2SiO4, और उसके बाद आपका हेमीमॉर्फाइट Zn2SiO4 × H2O, और जिंक स्पिनेल ZnL2O4, और फाइनली हम लोग फिर जिंक ब्लेड से जिंक का एक्सट्रैक्शन का स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, जिसे हम लोग अयस्क का सांद्रण बोलेंगे। तो इसमें अयस्क को साफ करके इसे सॉइल एवं स्टोन के टुकड़ों से अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसे महीन चून करके फ्लोटेशन विधि द्वारा सांदित करते हैं। जिंक ब्लेड फेन के साथ ऊपर चला आता है, और अधिकांश इम्प्यूरिटीज बॉटम में बैठ जाते हैं। ठीक है, और फेन को फिर कांच करके हम लोग हटा लेते हैं, जिसमें हमारा जिंक ब्लेड होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है रोस्टिंग, जिसको हम लोग जारन बोलते हैं। लिखा हुआ है अब सांद्र अयस्क को एक फर्नेस भट्ठी में हाई टेम्परेचर पर एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जिससे मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। 2ZnS + 3O2, 2ZnO मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि लो टेम्परेचर कम ताप रहने पर ZnSO4 में परिणत होता है, जिससे आपको फिर ZnSO4 को जब हीट करेंगे आप तो फिर फाइनली आपको ZnO प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस वहां से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप रोस्टिंग होती है। तीसरा स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अब गरम लिखा हुआ ऑक्साइड को इसके आधे वजन के बराबर कोयले के चूर्ण के साथ मिलाकर सॉइल के रिटोट में गर्म करते हैं। जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा रिड्यूस्ड होकर, जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा रिड्यूस हो जाएगा, यानी अविकृत हो जाएगा, और फाइनली आपको जिंक मिल जाएगा यहाँ पे, जिसे रिएक्शन में, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका मुक्त होता है। ठीक है, तो ZnO + C Zn + CO, इस तरह से आपको Zn मिल गया। ठीक है, उसके बाद इस Zn जिंक को हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज आयरन, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब पाए जाते हैं। इन सब अशुद्धियों को हटाया जाता है जिंक से। ठीक है, तो फाइनली इस तरह से आपका
प्योर या रिफाइनिंग जिंक आपको या शुद्ध जिंक जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूज, तो जिंक का जो यूज है वो सबसे ज्यादा यूज इसका गैल्वेनाइजेशन में होता है, जिसको हम लोग जस्तीकरण बोलते हैं। होता यह है कि आयरन में जो है जंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। तो उससे उसको बचाने के लिए हम लोग मोल्टेन जिंक में जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को डालेंगे और डाल करके फिर निकालेंगे तो उसपे जिंक का जो है एक थीन लेयर बन जाता है, जिसके वजह से वो आयरन में फिर जंग नहीं लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण बोलते हैं। इसके अलावा जिंक का जो यूज होता है वो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। जो ड्राई सेल, जो शुष्क सेल होते हैं, जो टॉर्च में जो बैटरी यूज होता है उसमें आपका इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक मेटल का यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण जो हम लोग साइनाइड मेथड्स द्वारा करते हैं उसमें जिंक मेटल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद इसका इंपोर्टेंट एलॉय जो होगा जिंक का, तो ब्रास में भी जो है आपका जिंक का परसेंटेज होता है, लेकिन कॉपर से कम होता है। उसमें गन मेटल में जिंक का यूज होगा, मूंज मेटल में भी जिंक का यूज होगा, जर्मन सिल्वर में भी जिंक का यूज होगा। तो ये सब कुछ एलॉय जिंक से बनता है। एलॉय जो कॉपर में ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रोंज, कॉपर और टीन जिसको कांसा बोलते हैं, एल्युमिनियम ब्रोंज, कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीज, निकेल, फास्फोर, ब्रोंज, कॉपर, टीन, फास्फोरस, ये सब आपका कॉपर का एलॉय है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक का एलॉय। ठीक, उसके बाद हम लोग सेकेंड जो पढ़ रहे हैं वो आयरन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट अयस्क से हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। उससे पहले आयरन का हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो 26 है, जबकि इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 56 होता है। जब हम इसको कन्फिगरेशन करेंगे सबसेल के आधार पे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, यानी d ऑर्बिटल्स में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा d ऑर्बिटल्स में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारा आयरन जो होगा वो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। क्यों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा? क्योंकि इसमें मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने का बहुत ज्यादा गुण होगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन के साथ साथ कोबाल्ट भी होता है और निकेल भी होता है और गैडोलियम भी होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय धातु है। ठीक है, उसके बाद इसका पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये भी आपका 4th पीरियड में है और डी ब्लॉक मेटल से ही 3D सीरीज में है और इसका जो ग्रुप होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और आयरन का इंपोर्टेंट जो और है वो आपका हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडराइट FeCO3। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा लिमोनाइट भी है। लिमोनाइट को हम लोग 2Fe2O3 इंटू 3S2O और आयरन पायराइड्स FeS2। तो ये आयरन का आपका इंपोर्टेंट ओर है, जिसमें हेमेटाइट ओर से हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं बाई ब्लास्ट फर्नेस, अभिधमन भट्टी के हेल्प से। ठीक है, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है जो आपका स्टील के चादर से ये बना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि आयरन के ओर्स प्रायः अच्छी किस्म वाले होते हैं, अतः इसे सांद्र या जारन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसे सीधे ब्लास्ट फर्नेस में प्रद्रवित करने के लिए भेज दिया जाता है। ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क से आयरन के निष्कर्षण में निम्न चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होगा रोस्टिंग, जिसको हम लोग जारन बोलते हैं। ऐसा करने से इम्प्रिटीज प्राय ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, यानी इसमें जो भी इम्प्रिटीज होगा वो रोस्टिंग के कारण वो ऑक्साइड में परिणत हो जाएगा और जिससे वो गैस बन करके निकल सकता है। अस्मेल्टिंग, जालित अयस्क को कोक और लाइमस्टोन के साथ ब्लास्ट फर्नेस में कप एवं कोन व्यवस्था द्वारा, ये आपका कप एवं कोन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे उसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, जिसमें लाइमस्टोन, कोक और हमारा हेमेटाइट होता है। ठीक है, लिखा हुआ ब्लास्ट फर्नेस की बाहरी दीवार स्टील के चदरों की बनी होती है। इसकी हाइट 50 से 100 फीट तथा सबसे चौड़ा भाग, ये सबसे चौड़ा भाग है जिसकी चौड़ाई 24 फीट है, 24 फीट। ठीक है, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस के नीचे भाग में कोक के जलने से CO2 गैस बनती है। नीचे सबसे पहला जो स्टेप होगा कार्बन
और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो एक्सोथर्मिक है, यानी हीट यहाँ निकलेगा और हीट निकलने की वजह से नीचे वाला पोर्शन में टेम्परेचर का मान बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और वो एंडोथर्मिक है, यानी वहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे हम लोग फर्नेस में टेम्परेचर का मान कम होते जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका Fe2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन करके Fe और CO में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के मध्य भाग में लाइमस्टोन का अपघटन एवं स्लैग बनता है। जो ब्लास्ट फर्नेस है अभिधमन भट्टी, उसके मिडिल पोर्शन में लाइमस्टोन का जो है अपघटन होता है, वो CaCO3 टूटेगा CaO प्लस CO2 में, और साथ ही साथ वहां पे स्लैग धातु मल का फॉर्मेशन होगा जहां पे CO SiO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के ऊपरी भाग में निम्न अभिक्रिया से आयरन का निष्कर्षण होता है जहां FeO CO के साथ रिएक्शन करके आयरन प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा। वहीं Fe2O3 फिर CO के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 CO2 का फॉर्मेशन करेगा और Fe3O4 CO के साथ रिएक्शन करके आयरन प्लस 4 CO2 का यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें आयरन का एक्सट्रैक्शन हो चुका है और फाइनली ये रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार जो आयरन प्राप्त होगा उसको हम लोग स्पॉन्जी आयरन कहते हैं, और साथ ही साथ इसे पीग या कास्ट आयरन कहा जाता है जिसको हम लोग हिंदी में ढलवा लोहा कहते हैं। और इस आयरन से हम लोग कई तरह के स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कुछ स्टील है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल, जबकि निकेल स्टील में आयरन के साथ साथ निकेल होता है और क्रोम स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम और टंगस्टन स्टील में आयरन के साथ टंगस्टन होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट का स्टडी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, इस पर बोर्ड पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।